मैं रवि कुमार, स्वागत है इंटरव्यू के इस 16वें सेशन में। इंटरव्यू यह आपकी सिविल सेवा का अंतिम चरण होता है। यहाँ पर किसी तरह की कोई गलती नहीं करनी है। जितने भी पुराने कंसेप्ट हैं सबको साइड कीजिए, है ना। कि इंटरव्यू में 5 दिन की तैयारी पर्याप्त होती है, ठीक है। जो मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं उनको फील हो चुका होगा कि 5 दिन की तैयारी पर्याप्त नहीं होती है। जिस दिन मुख्य परीक्षा खत्म होता है उसका अगले दिन से इंटरव्यू में लग जाना बुद्धिमानी होती है। और मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूं कि YouTube में भी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, जो देखते हैं YouTube चैनल को, उनको भी कुछ लाभ हो जाए। अपनी ओर से अपना बेहतर प्रयास कर रहा हूं, लेकिन फिर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे पक्ष हैं, है ना। सारे का वीडियो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप खुद को कहीं भी समस्या में पाते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश से, क्योंकि आपको लगता समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से तैयारी किया जाए, तो आप ज़रूर जुड़िए, बहुत लाभ होगा। बहुत लोग लाभ उठा रहे हैं, आप भी उठाइए। 11वीं जेपीएससी, है ना। तो यहाँ पर भी 7वीं से 10वीं जेपीएससी में आपने देखा था कि किस तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट समस्या में पड़ गए थे प्रीलिम्स होने के बावजूद भी, है ना। क्योंकि उन्होंने पहले से ध्यान नहीं दिया था कि मुख्य परीक्षा भी होता है प्रीलिम्स के बाद। आज बहुत सारे आपके पास लोभ लालच हैं, बीपीएससी है और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्ज़ाम्स हैं, है ना। लेकिन आपका कहीं ना कहीं से इच्छा है मन में कि हमको जेपीएससी देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किसी एक आयोग पर तब तक कंसंट्रेट रहना चाहिए जब तक उस आयोग का सिलेबस समाप्त ना हो जाए। बीपीएससी आप देने जा रहे हैं, खुद को मूल्यांकन कर लीजिए, क्या आपका वहाँ मुख्य परीक्षा का तैयारी है ना। क्योंकि वहाँ पर समय तो देता नहीं है। बीपीएससी दे के आइएगा, फिर पीटी वहाँ हो जाएगा, मेंस देने जाइएगा, फिर इधर निकलेगा। एक टारगेट फिक्स कीजिए, एक सिलेबस से एक आयोग का ख़त्म करते हैं, फिर दूसरा आयोग में हाथ डालिए, एक प्लान्ड वे में लाइफ को चलाइए, जल्दी कीजिए, है ना। जल्दी करना है। इसको लंबा मैराथन दौड़ है, लेकिन उसका भी एक समय सीमा होता है। इसका अर्थ नहीं कि आप 5-10 साल लगा दें, ठीक है। जितना लंबा समय लगेगा नकारात्मकता उतना बढ़ता जाएगा, लेकिन प्लान्ड वे में आप आगे बढ़िएगा तो सारा आयोग का तैयारी हो जाएगा। 6 महीना 1 साल सारा का काफ़ी होता है, ठीक है। पहले किसी एक को टारगेट कीजिए, उसका बेहतर परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। और सीजीएल का 2 आपका सेक्शन है, एक बीएसएससी सीजीएल और जेएसएससी सीजीएल, दोनों के क्लासेस चल रहे हैं। भरपूर नोट्स दिए जा रहे हैं, टू द पॉइंट्स, क्लियर। तो जिनको भी लगता है कि ज्वाइन करना चाहिए तो पेपर 3 जेएसएससी सीजीएल का और बीएसएससी सीजीएल का कंप्लीट तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए। 11th जेपीएससी का पीटी मेंस और आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहे हैं, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज फिर से हम लोग कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष जब आप पहुंचते हैं, है ना, प्रवेश करने के बाद बैठते हैं, इस सब पर बहुत सारे पक्षों पर पहले भी बात कर चुका हूं, है ना। तो यहाँ पर किस तरीके से बोला जाए, इट मीन्स स्पीड बोला जाए, स्लो बोला जाए, यानी कि बोलने का स्पीड, है ना, आवाज़ कैसा हो, तेज हो, स्लो हो, क्लियर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक नॉर्मल वार्तालाप जो होता है उस तरीके से होना चाहिए। इसका कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है और आपका जो नेचुरल है उसको तो बनाए ही रखिए, है ना। हालांकि उसमें अगर कुछ कमी फील होता है, सुधारने योग्य है तो निश्चित रूप से सुधारिए, है ना। लेकिन कुछ ऐसी कमियां होती हैं, ठीक है, जो इस पर प्रदत्त होते हैं, तो उसको सुधारने का प्रयास नहीं कीजिए, उसको स्वीकार कीजिए, है ना। तो वहाँ पर नॉर्मल स्पीड होना चाहिए, बहुत हड़बड़ी नहीं दिखना चाहिए, यानी कि अननेचुरल नहीं होना चाहिए। नहीं बहुत स्लो बोल रहे हैं, एक वर्ड बोल रहे हैं फिर दूसरा वर्ड बोल रहे हैं, 2 सेकंड बाद हो भी नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल जो आपका होना चाहिए बातचीत का तरीका, है ना। 2 प्रबुद्ध लोग जैसे बैठे हुए हैं, एक पक्ष आप हैं, दूसरे पक्ष इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर हैं, तो नॉर्मल जो आपका एक स्पीड होता है उसके अनुसार अपना वार्ता कीजिए। अब आज का जो आपका वॉल्यूम है वो कितना होगा, है ना।
देखिए, ये भी निर्धारित करना काफ़ी मुश्किल है। डेसिबल में बात तो नहीं किया जा सकता है कि 30 डेसिबल होगा कि 40 डेसिबल होगा, तो ये संभव भी नहीं है मेंटेन करना। तो इतना होना चाहिए कि एक दूरी जो आपको अंदाज लग रहा है ना, कि उन लोग जो है आराम से सुन सकें, ठीक है। इतना भी स्लो मत बोलिए कि उनके तक आवाज़ नहीं जा रही। कई मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो थोड़े बुजुर्ग भी होते हैं, है ना। हो सकता है कि वे आपकी बातों को नहीं सुन पा रहे हों, ठीक है। तो बहुत स्लो नहीं बोलना है, चिल्ला करके भी नहीं बोलना है, यानी कि थोड़ा सा तेज आवाज़ होना चाहिए, है ना। एक कॉन्फिडेंस से भरा हुआ तेज आवाज़ होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, बाकी फिर हम लोग तो चर्चा करेंगे ही। चलिए, जो आज मैंने पहला प्रश्न लिया है, क्या झारखंड आंदोलन के जो महानायक थे, सिदो कान्हो, बिरसा मुंडा, ताना भगत, है ना, झारखंड में आदिवासी विद्रोह के ये महानायक के रूप में ये सभी व्यक्तित्व जाने जाते हैं, ठीक है। इनके द्वारा कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए गए, है ना, जो अंधविश्वास से भरे हुए थे। तो क्या अगर पूछा जाता है बोर्ड के द्वारा, क्या बिरसा मुंडा, ताना भगत, सिदो कान्हो आदिवासियों के बीच अंधविश्वास को फैला रहे थे आंदोलन के नाम पर, ठीक है। आपका क्या विचार है, क्लियर। तो आपको बताना है कि सर ऐसी बात नहीं है। बिरसा मुंडा ने अवश्य कहा था कि मैं गोली को पानी बना दूंगा। ताना भगत ने अवश्य कहा था मैं भूतों को भगाने का मंत्र जानता हूँ, धर्मेश ने मुझे दर्शन दिया है। सिदो कान्हो ने अवश्य कहा था कि हम लोग जो हैं ठाकुर के दूत हैं, ठाकुर का आदेश है कि हम लोग जो बोलते हैं तुम करो। गंगा पार चले जाएंगे विद्रोही, आपस में लड़ के गंगा पार चले जाएंगे हमारे दुश्मन, और आपस में लड़ के खुद ही मर जाएंगे, ठीक है। एक दो स्टेटमेंट आप बोल सकते हैं, उसके बाद आपको बोलना है कि सर उस समय की स्थिति पर अगर विचार किया जाए तो निश्चित रूप से आदिवासियों में शिक्षा का भारी अभाव था, जागरूकता का भारी अभाव था, अंधविश्वास से जकड़े हुए थे, परलौकिक शक्तियों पर विश्वास करते थे। उस स्थिति में इन महानायकों को भी एक ऐसा रास्ता अपनाना था जिससे इन्हें विश्वास में लिया जाए और उनके हित और उनके अधिकार की लड़ाई फिर वे उनके सहयोग से लड़ सकें। क्लियर हो रहा ना। इनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि अंधविश्वास को फैलाना है, बल्कि इनका उद्देश्य था चाहे तरीका कुछ भी हो, है ना, चाहे तरीका कुछ भी हो, इन्हें संगठित करना है ना। आपने देखा था कि गया मुंडा के नेतृत्व में 6000 सैनिकों की 6000 मुंडा सैनिकों की एक सेना तैयार हो गई थी। इतना आसान नहीं था। 60,000 संथाल विद्रोह में एक्टिवेट हुए थे। इतना आसान नहीं था, है ना। क्या सुविधा था उस समय, न संचार की सुविधा, न मोबाइल की सुविधा, ठीक है, ऊपर से अंग्रेज जैसा शक्तिशाली शत्रु। क्लियर। तो ये सारे ऐसे तरीके थे कि लोगों को उनके हित और अधिकार की लड़ाई के लिए संगठित करते थे और उनका कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि उनके बहुत सारे स्टेटमेंट्स से, उनके बहुत सारे आंदोलन के तरीके से यह क्लियर होता है कि वे अंधविश्वास के साथ साथ सामाजिक बुराइयों के भी प्रबल विरोधी थे। इस तरीके से उत्तर आप दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सिचुएशनल प्रश्न भी आ सकता है कि क्या पाकिस्तान या चीन का झंडा अगर आपको, राष्ट्रीय झंडा अगर आपको किसी प्रलोभन से या कारण जलाने को कहा जाए, ठीक है, नष्ट करने को कहा जाए, तो आप ऐसा करेंगे, ठीक है, यह पूछा जा सकता है। इसके उत्तर में देना है कि सर मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, ठीक है, भारत के साथ जरूर कुछ मतभेद हैं, वह अपनी जगह है, उसको डिप्लोमेटिक वे में सुलझाया जा सकता है, फिर मित्रता स्थापित की जा सकती है। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय झंडा की बात होती है, निश्चित रूप से उन देशों में रहने वाले करोड़ों नागरिकों का यह झंडा प्रतिनिधित्व कर सकता है। न ही भारतीय संस्कृति, न ही हमारा संविधान इस तरह के कृत्य को मान्यता प्रदान करता है, और न ही मेरे जो संस्कार हैं इसे स्वीकार
करते हैं, इसलिए मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। इस तरीके से उत्तर दे सकते हैं। एक प्रश्न आपके लिए दे रहा हूँ, उसको आप लोग ज़रूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप जंगल जाते हैं, अगर इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है कि बताइए आप जंगल में हैं और सामने में टाइगर आ गया है, बाघ आ गया है या शेर आ गया है, ठीक है, आप क्या करेंगे? क्लियर? ये खुद आपको सॉल्व करना है। चलिए अगले सेक्शन की ओर जाते हैं। झारखंड में खेल नीति का प्रारूप तैयार हो चुका है, बस मंत्रिमंडल की अनुमति की ज़रूरत है, जो अगले मंत्रिमंडल की बैठक में निश्चित रूप से आशा की जा रही है कि इस खेल नीति को स्वीकृत कर लिया जाएगा। यहाँ से प्रश्न रहने की पूरी संभावना है। मान लीजिए इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा पूछा जा सकता है अलग अलग तरीके के प्रश्न। चलिए बताइए, खेल नीति 2022 के प्रमुख बिंदु क्या है? खेल नीति 2022 के बारे में बताइए। क्या झारखंड का खेल नीति 2022 झारखंड में खेलों के प्रोत्साहन, खेलों का मार्ग, विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकेगा? यहाँ पर कुछ हल्की फुल्की आपको जानकारी चाहिए, कुछ हल्का सा याद भी रखना होगा, है ना। याद करने से नहीं भाग सकते हैं। कुछ पॉइंट्स दिमाग में आत्मसात कीजिए, यानी कि अंदर सेट कीजिए, एक प्लान्ड वे में अरेंज्ड कीजिए सारे पॉइंट्स को, तो उससे वहाँ पर बोलने में बहुत ईजी होगा। कुछ ट्रिक्स बनाइए, ठीक है, सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखने के लिए। इस प्रश्न के उत्तर में जो आपको बोलना है कि सर मेरा मानना है कि झारखंड द्वारा प्रस्तावित खेल नीति 2022 निश्चित रूप से झारखंड में खेलों के बहुमुखी विकास में सहायक सिद्ध होने वाली है। क्योंकि केवल यहाँ तक बोलने से नहीं होगा, क्यों, कुछ पॉइंट्स बोलना है। जितना मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ उसका 50% भी आप बोल देंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि झारखंड खेल नीति 2022 में नियोजन, प्रोत्साहन, सम्मान, पुरस्कार, ठीक है, हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। यहाँ तक कि छात्रवृत्ति और पेंशन की भी व्यवस्था की गई है खिलाड़ियों के लिए, है ना। खिलाड़ियों के लिए, जो रिटायर हो गए हैं खिलाड़ी के लिए, सभी के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था है। सरकार द्वारा इस नीति के माध्यम से घोषणा की गई है कि नियोजन के क्षेत्र में जो खिलाड़ी हैं, मान्यता प्राप्त खेलों के खिलाड़ी हैं, ठीक है, और राज्य में निबंधित हैं, निबंधित खिलाड़ी के रूप में हैं, उन्हें 2% क्षैतिज आरक्षण नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में प्रदान किया जाएगा। खेलों के विकास के लिए खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है, जिसमें खेल का विकास ही नहीं होगा बल्कि प्रशिक्षण और शोध के कार्य भी किए जाएंगे। इसके अलावा निजी क्षेत्र को भी खेल, झारखंड में खेल के विकास के लिए आकर्षित किया गया है, ताकि वो खेल के मैदानों का विकास कर सकें, खिलाड़ियों को प्रमोट कर सकें, है ना। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे तरीके जो हैं अपनाए गए हैं, ताकि जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वे झारखंड में खेल को करियर के रूप में अपना सकें, ठीक है। इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि खेल का आयोजन जो अब होगा, पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बहुत सारी प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों को इंगेज रखा जाएगा, ताकि वो उनका जो प्रशिक्षण है उसका एक तरह से प्रैक्टिस होते रहे अलग अलग प्रतियोगिताओं के माध्यम से। इसके अलावा ओलंपिक जीतने वाले जो पदक जीतते हैं उनके लिए भी इसमें पुरस्कार की घोषणा की गई है। गोल्ड जीतते हैं तो 2 करोड़, सिल्वर जीतते हैं तो 1 करोड़, ब्रॉन्ज जीतते हैं तो, कांस्य पदक अगर जीतते हैं तो 75 लाख। इसके अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अन्य प्रतियोगिताओं में भी अगर पदक जीतते हैं तो 20 लाख अधिकतम प्राइज की राशि दी जाएगी। इसके अलावा जो इसमें प्रोत्साहन की बात की गई है कि अगर कोई भी खिलाड़ी रेगुलर खेल रहे हैं तो उनको किसी भी तरह की खेल सामग्रियों की कमी नहीं हो, इसलिए वार्षिक रूप से अधिकतम 5,000 रुपये तक की मदद दी जाएगी। यहाँ तक कि खेल संघों को भी, है ना, अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक की सरकारी सहायता राशि प्रदान प्रतिवर्ष होती रहेगी। तो ये सब आपका प्रोत्साहन है ना। इस तरीके से आपका जो है पुरस्कार और सम्मान की भी घोषणा की गई है, ठीक है। तो अलग अलग मान लीजिए कि पुरस्कार प्राप्त करते हैं
जैसे कि अर्जुन अवार्ड हुआ, द्रोणाचार्य अवार्ड हुआ, क्लियर, तो उनको जो है पेंशन दिया जाएगा। पदक जीतते हैं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में तो उनको 10,000 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाएगा, और अगर उनकी डेथ होती है तो उनके आश्रितों को भी 5,000 रुपया तक का पेंशन दिया जाएगा। इतना ही नहीं सर, जो खेल रहे हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, जो भविष्य में झारखंड का नाम रोशन करने वाले हैं, उनकी भी व्यवस्था की गई है इस खेल नीति में विशेष रूप से। उन्हें प्रशिक्षण के दौरान भी कुछ राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए सीनियर, सब जूनियर और जूनियर सभी के लिए अलग अलग राशियों का प्रावधान है। जैसे बोलने का ज़रूरत नहीं है कि सारा डाटा आप बोले ही, जो जो पॉइंट्स में मैंने शुरू में ही बताया कि 50% भी बोल देते हैं तो काफ़ी होगा, है ना। जैसे सीनियर हो गया तो उनको जो है 6500 रुपया मिलेगा। उसके अलावा अगर आपका जूनियर है तो उनको 3500, और सब जूनियर है तो 2500 रुपये मिलेगा। इसके अलावा सम्मान की भी घोषणा की गई है झारखंड सरकार की ओर से। जैसे द्रोणाचार्य अर्जुन अवार्ड तो आपका राष्ट्रीय स्तर पर होता है ना, तो यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड मिलेगा, झारखंड रत्न अवार्ड मिलेगा। तो इन सारे पक्षों को, ठीक है, आपको बताना है कि पुरस्कार भी है, सम्मान भी है, पेंशन भी है, प्रोत्साहन भी है, प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है, नियोजन की भी व्यवस्था है। तो 4-5 सेक्शन में अगर एक एक पॉइंट भी बोलते हैं तो आपका 5-6 पॉइंट आराम से हो जाएगा, ठीक है। वो समझ जाएंगे कि सिर्फ खेल नीति को आपने पढ़ा भी नहीं है, बल्कि उसके विश्लेषण की क्षमता भी है आपके अंदर, है ना। उसके प्रभाव का आकलन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो खास करके महिला कैंडिडेट से पूछा जा सकता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आप क्या करेंगे, और इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि जनजातीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या करेंगे। ऐसे प्रश्नों के उत्तर में निश्चित रूप से आप 3-4 पॉइंट तो आराम से बोल सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा अभी जब समय है, तैयारी को थोड़ा सा अरेंज्ड वे में कर लीजिए तो बोलने में वहाँ पर हिचकिचाहट नहीं होगा, अच्छे अच्छे पॉइंट्स नहीं भूलेंगे। अन्यथा हो सकता है कि बस शिक्षा और स्वास्थ्य तक ही सीमित करके रह जाएं, है ना, फिर कुछ याद ही नहीं आए वहाँ पर, है ना। इसलिए थोड़ा सा तैयारी आपको कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके के प्रश्नों में बहुत सारे पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स को डिवाइड कर लीजिए, उसको फिर उसके अंदर कुछ पॉइंट्स फिर खोजिए, है ना। तो अगर महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में बच्ची और किशोरियों का अलग ग्रुप कर दिया, दूसरी ओर अन्य महिलाओं को रखना है। अब यहाँ पर आपके लिए इजी हो जाएगा कि उनका सशक्तिकरण बचपन से कैसे किया जाए और इनका सशक्तिकरण कैसे किया जाए। इससे बोलने में आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत इजीली वे में, अगर 2-2 पॉइंट भी देखे बोलते हैं तो 4 पॉइंट हो जाता है। कंबाइंड बोलिएगा तो हो सकता है बच्चा वाला छूट जाएगा, महिला का कोई पद छूट जाएगा, यहाँ पर छूटने का संभावना जो है काफ़ी कम हो जाता है। अब बच्चियों का सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, ठीक है, सिंपल है, सब सर्वोच्च स्थान पर शिक्षा स्वास्थ्य है, उसके बाद मनोरंजन, क्लियर। शिक्षा और स्वास्थ्य कैसे हो सकता है उसके अंदर अब सोचिए, तो बच्चियों का जो है नामांकन होना चाहिए 100%, और स्कूल जाएं यह सुनिश्चित होना चाहिए, आपके अधिकार क्षेत्र में जरूर रहेगा, है ना। स्वास्थ्य कैसे ठीक हो जा सकता है, तो खून की कमी वगैरह ना हो, उनको पर्याप्त पोषण मिले, ठीक है, उसके लिए भी सरकारी योजनाएं हैं, 1-2 योजनाओं का नाम आप ले सकते हैं। मनोरंजन के लिए आप व्यवस्था कर सकते हैं, खेल मैदान जो भी उपलब्ध हैं उसको ठीक ठाक करा सकते हैं, छोटे मोटे पार्क बनवा सकते हैं, क्लियर। और लास्ट में जोड़ सकते हैं जो भी सरकारी योजनाएं इनके लिए है उसको प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने का प्रयास करूँगा। अब आते हैं महिला पर, है ना। महिला के संदर्भ में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सशक्तिकरण का अर्थ होता है आर्थिक सशक्तिकरण को सर्वोच्च स्थान पर रखिए, क्लियर। और आर्थिक निर्णय लेने का अधिकार, उनके लिए उनका अपना पासबुक जनधन खाता में खुलवा सकते हैं, सामान्य खाता में खुलवा सकते हैं, ठीक है। उसमें आप बस अपना एक मीडिएटर का रोल जरूर एक अधिकारी के रूप में अदा कर सकते हैं। उसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनवा सकते हैं, तकनीक प्रशिक्षण वित्त की व्यवस्था करवा सकते हैं, और
इसके लिए SFC स्मॉल फाइनेंस SFIज जो आपके होते हैं उसके माध्यम से या बैंकों के माध्यम से ऋण वगैरह दिलवा सकते हैं। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनेगा स्थानीय संसाधनों के अनुरूप बनेगा। स्थानीय संसाधन का प्रयोग करने से क्या होता है, कम खर्चीला होता है, उसके अनुरूप उनको प्रशिक्षण देने से उन लोग जो भी उत्पाद वगैरह करेंगे, उत्पादन करेंगे वस्तुओं का, तो निश्चित रूप से उसको अप्लास ब्रांड के अधीन जो सरकारी ब्रांड है उनके लिए, है ना, विपणन की व्यवस्था, डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था करवा सकते हैं, उनको मार्केट की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। अगर विशेष रूप से जनजातीय महिलाओं की बात की जाए, क्लियर, तो यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ जो नशीले पदार्थों के व्यवसायिक कारोबार में महिलाएं लगे हुए हैं, तो फूलो झानो जो योजना है उसके अधीन जो है उनको किसी तरह का प्रशिक्षण, वित्त वगैरह का सुविधा करवा करके ऐसे व्यवसायों से उन्हें अलग करवाया जा सकता है। उनका स्वास्थ्य भी इम्पोर्टेंट है, उनका सुरक्षा भी इम्पोर्टेंट है, घरेलू हिंसा से उनको बचाना भी जरूरी है। उसके लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 उपलब्ध है ना। बच्चियों, झारखंड की बच्चियों के स्पेशली अगर बात किया जाए, है ना, तो इनमें खेल की प्रतिभा अत्यधिक होती है। आप हॉकी में देख सकते हैं, ठीक है, फुटबॉल में देख सकते हैं, क्रिकेट में भी, है ना। तो अगर इनके खेल प्रतिभा को, एथलेटिक्स में भी इनका देख सकते हैं, खेल प्रतिभा को निखारने में आपका कुछ योगदान रहे, है ना, तो निश्चित रूप से जब भी आप उस खास करके उस प्रखंड से, उस क्षेत्र से रिलीव होकर के जाएंगे किसी और प्रखंड में ट्रांसफ़र होने के बाद, तो एक आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ जाएंगे कि मैंने कुछ किया है यहाँ के लिए, है ना। तो धरातल पर उतारने के लिए आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं, उसको बस क्या क्या कर सकते हैं उसको थोड़ा प्रभावी तरीके से, है ना, इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष रखिए। और एक चीज़, इंटरव्यू में सफलता का जो एक मूल मंत्र है ना, कभी ये मत सोचिए कि जो आप सिविल सेवा को ज्वाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर में वो पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, है ना, उसको दिमाग से एकदम निकाल दीजिए। वहाँ पर आपको कुछ खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए, है ना, सरकार के द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण पद प्रदान किए जाएंगे, तो उस पद के प्रति जो भी दायित्व है, अगर आज आप सोच लेते हैं कि हमें ईमानदारी पूर्वक उन दायित्वों को पूर्ण करना है, अपनी ओर से भी कुछ कुछ करना है, चाहे जो बाधा आए, क्लियर, बाधा तो बहुत आएगा, बहाने भी बहुत होंगे, है ना, कि उच्च अधिकारी नहीं करने देते हैं, मंत्री नहीं करने देते हैं। अगर आज सोच लेते हैं, निश्चित रूप से इंटरव्यू में हर जवाब आपका जो है परफेक्ट होगा, है ना, क्योंकि फिर जो बोलेंगे आप उत्तर, उसका वेट निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगा। इन्हीं चीज़ों पर ध्यान रखिए। बहुत सारे प्रश्नों पर आज चर्चा किया, आशा है कि आपको लाभ होगा। और पहले वाले वीडियो जो नहीं देखे हैं ज़रूर देखिए, इंटरव्यू वाले वीडियो, और इन सारे वीडियो का जो भी मैं बताता हूँ सारे का PDF चाहिए, नोट्स चाहिए। वहाँ सोमवार से शुक्रवार तक क्लासेस चलते हैं 7 बजे शाम को टेलीग्राम पर, ठीक है। क्लासेस को भी ज्वाइन करना है, जो पहले के क्लास हो चुके हैं उसके रिकॉर्डिंग चाहिए, तो निश्चित रूप से आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर जानकारी प्रदान